विद्यार्थियों, आशा करता हूँ कि आप अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और पढ़ाई के प्रति अग्रसर होंगे और ईमानदारी तरीके से पढ़ाई करते होंगे। और हम उस पढ़ाई की घड़ी में हम आपका सहयोग कर रहे हैं। और विशेषकर आपको पता होगा कि रेलवे भर्ती मतलब आरआरबी द्वारा कंडक्ट एग्ज़ाम, जो भी एग्ज़ाम होगा, चाहे वो एएलपी टेक्नीशियन हो, चाहे ग्रेड 1 ग्रेड 3 हो, चाहे आप कह सकते हो आरपीएफ एसआई कांस्टेबल एनटीपीसी ग्रुप डी। हाँ, तो इन सब की तैयारी आप करना चाहते हैं तो आपको बता दें, हम एक आपको ऑनलाइन रिकॉर्ड प्लेटफॉर्म प्रदान कर रहे हैं, जिसके माध्यम से आप अपनी तैयारी को बेहतर कर सकते हो। और हाल ही में एग्ज़ाम हुआ है 2025 में, याद रखें, आपको पता होगा एनटीपीसी सीबीटी 1 स्नातक स्तर का, उसी के प्रश्न पत्र हल हो रहे हैं जो आपको आगामी एनटीपीसी सीबीटी 2 12 लेवल का, सीबीटी 1 12 लेवल का, सीबीटी 2 और ग्रुप डी और सभी रेलवे की वैकेंसियों में सहयोग होने वाला है। तो आपको बता दें, आरआरबी एनटीपीसी एमसीक्यू 2025 के प्रश्नों का समाधान और भंडारा के प्ले लिस्ट में आप विजिट कर सकते हो, जहां पर हम मैथ्स का वीडियो पढ़ा रहे हैं, याद रखें, रीजनिंग का चल रहा है और जीके जीएस का चल रहा है। जीके जीएस का शिफ्ट बाय डे बाय पर डे चल रहा है, बिल्कुल सिस्टोमेटिक। आपको पता होगा कि 5 जून से 24 जून के मध्य एग्जाम चला था, तो हमने 5 जून शुरुआत किया, 5 जून हो गए तीनों शिफ्ट, 6 जून हो गए तीनों शिफ्ट, तो 6 शिफ्ट अभी तक हो चुके जीकेजीएस का। और मैथमेटिक्स के याद रखें, टॉप रीजनिंग के टॉप वीडियो चल रहे हैं। रीजनिंग का याद रखें, टॉप टॉपिक वाइज चल रहा है क्लास। और मैथमेटिक्स का जो भी अध्यायवार चल रहा है, बिल्कुल टॉप जाके विजिट कर सकते हैं। इस वीडियो के माध्यम से फिलहाल अभी हम आपको 9/6 मतलब 9 जून 2025 का शिफ्ट नंबर फर्स्ट ले रहे हैं, फिर शिफ्ट सेकंड रहेगा और शिफ्ट फिर थर्ड रहेगा। तो आप तीनों शिफ्टों को विजिट करेंगे। चलिए, पहला प्रश्न लेके चलते हैं जीके जी क्लास फिलहाल अभी ये पहला प्रश्न आपके समक्ष है, लास्ट तक बने रहे। आपको पता है 40 प्रश्न आपको जीके जी के मिलने वाले हैं। पहाड़ी क्षेत्रों में ढलानों को सीढ़ीनुमा काटकर किस प्रकार की खेती की जाती है। आपको पता होगा ढलानों में पानी रुकता नहीं है, ठीक है, तो उसको क्या करते हैं वहाँ के किसान लोग, पहाड़ों को ढलानुमा, सीढ़ी मतलब सीढ़ी होती है ना, सीढ़ी नुमा काट कर क्या करते हैं, खेती बनाते हैं, ज़मीन को उपजा उस प्रकार से कटिंग करते हैं कि सीढ़ी नुमा हो, अगर कोई जल आए तो वो वहाँ रुक जाए और साथ बह भी ना, है कि नहीं। इस प्रकार से पहाड़ी ढलानों में सीढ़ी नुमा काट कर भूमि को तैयार किया जाता है। तो किस प्रकार की खेती होती है ये पूछ रहा था। वहाँ पर याद रखें वेदिका खेती होती है, वेदिका, ठीक है। इस खेती को हम क्या नाम दे सकते हैं, वेदिका। तो पहाड़ी क्षेत्रों में भूमि को काट कर सीढ़ीनुमा प्रकार से सजाया जाता है, उसको बनाया जाता है, उसके बाद खेती की जाती है, इसे हम वेदिका खेती नाम देते हैं। और अगला प्रश्न याद रखें, आपको इतिहास, भूगोल, राजनीति अर्थशास्त्र, करंट अफेयर, खेल, समस्या घटनाएं, कंप्यूटर, पूरे प्रश्न आपको साइंस यहीं पर मिलने वाला है। 40 के 40 प्रश्न एक ही शिफ्ट में होंगे और आप शिफ्ट और डे वेरीफाई भी कर सकते हैं। पुरुष भागड़ा के महिला समकक्ष को क्या कहा जाता है। आपको पता होगा पंजाब में भागड़ा एक प्रसिद्ध नृत्य है, भागड़ नागल, और भागड़ा नागल बांध भी याद रखें, ठीक है। गिद्धा और भागड़ा जो बहुत प्रसिद्ध है, कहाँ पर, पंजाब में। पंजाब का प्रमुख नृत्य अगर आपको पता होगा तो वो आपका भागड़ा गिद्धा है। भागड़ा पुरुषों को कहा जाता है और गिद्धा महिलाओं को कहा जाता है, याद रखें। दोनों एक साथ समूह में एक साथ नृत्य करते हैं। और आपको पूछ लिया जाए कि भागड़ा गिद्धा किस राज्य में प्रसिद्ध है, तो आप क्या बोलेंगे, पंजाब, ठीक है विद्यार्थियों। चलिए वही बात कर ले, घूमर। अगर घूमर बोले या गरबा बोले तो क्या बोलेंगे आप लोग, राजस्थान, कालबेलिया भी राजस्थान में है, ठीक है। और गुजरात में गरबा आता, याद रखें, गुजरात में गरबा भी आता है। घूमर और अपना कालबेलिया राजस्थान में है, गरबा आपका गुजरात में है। नेक्स्ट प्रश्न पर बढ़ेंगे, सिस्टमेटिक प्रश्न नहीं मिलेगा क्योंकि मिक्सअप प्रश्न मिलने वाला है। और आपको पता होगा, अगर आपने पेपर देकर आया होगा, अगर आप फ्रेशर बच्चे हैं तो ध्यान रखें जो भी जानकारी 100% सही और ऑथेंटिक चल रही है। बता दिया कि 2 नृत्य आप देख पा रहे हैं, राजस्थान के हैं, जो गुजरात का है, जो पंजाब का है, पता होनी चाहिए। अगला प्रश्न आपके पास है, और करंट अफेयर की याद रखें, कम से कम 8 से 9 प्रश्न आ रहे हैं। और कंप्यूटर की बात करें तो 4 से 5 प्रश्नों का वेटेज है। तो करंट अफेयर क्लास भी लग रही है, कंप्यूटर क्लास भी लग रही है, आप प्ले लिस्ट में जाके विजिट कर सकते हैं उनके नाम से। मार्च 2025 में नासा की अंतरिक्ष यात्री सुनीता विलियम्स ने को उनके अंतरिक्ष मिशन से स्पेस एक्स कैप्सूल पर सवार करके पृथ्वी पर वापस लाया गया। उन्होंने अंतरिक्ष में कितना समय बिताया। ध्यान रखें, बहुत शानदार प्रश्न है, पूछ भी सकता था कि 2025 में। और याद रखना, जो भारतीय मूल की महिला है
कहाँ की है? भारतीय मूल की महिला है, इसलिए प्रश्न पूछा गया है, वरना क्यों पूछता भाई, है कि नहीं। इंटरनेशनल लेवल का प्रश्न अगर पूछ रहा है तो उसका संबंध भारत के साथ होगा तभी पूछेगा। तो याद रखें, नासा जो अमेरिका का बहुत बड़ा एक अंतरिक्ष एजेंसी है, जिस प्रकार से इसरो भारत का होता है उसी प्रकार नासा अमेरिका का है। नासा के द्वारा मार्च 2025 में अंतरिक्ष यात्री कौन सुनीता विलियम्स को अंतरिक्ष मिशन के तहत पहुंचाया गया था स्पेस अंतरिक्ष में। तो स्पेस एक्स कैप्सूल पर याद रखना प्रश्न पूछ सकता है। स्पेस एक्स कैप्सूल नामक एक आपका अंतरिक्ष यान था जिसके माध्यम से उन्हें पृथ्वी पर वापस लाया गया। वही पूछ रहा है अंतरिक्ष में कितना दिन समय बिताया, तो याद रखें 608 दिन, समझे, 608 दिन आपका राइट आंसर होगा। और देख पा रहे हैं आप लोग कितना सटीक प्रश्न पूछा है, बिल्कुल डीपली। नाम भी पूछ सकता था, सुनीता विलियम्स कहाँ की रहने वाली है, भारतीय मूल की है, रहती अमेरिका में है और नासा के स्पेस एजेंसी के थ्रू वहाँ गई थी और 608 दिन में वापस आई थी और स्पेस एक्स कैप्सूल से उन्हें वापस लाया गया था। अगला प्रश्न आपके समक्ष है, और निम्नलिखित में से कौन सा कथन 2024 के जम्मू और कश्मीर विधानसभा चुनाव के परिणामों को सटीक रूप से दर्शाते हैं। कहने का मतलब ये है, देखो इसके पहले भी हमें, देखो अगर तत्काल अगर पेपर जिस समय हो रहा समझ जाओ उसके अगल बगल अगर चुनाव हुआ तो पढ़ लीजिए भाई। झारखंड का चुनाव भी पूछा था, है कि नहीं, झारखंड से पूछा था कौन सी पार्टी बनी, जेएम मतलब झारखंड मुक्ति मोर्चा, और बारहेट विधानसभा वो भी पूछा था। और रही बात फिर दिल्ली के मुख्यमंत्री वर्तमान रेखा गुप्ता, उनका भी पूछा था भाई। शालीमार बाग हमने बताया था, और विधानसभा कौन मतलब कौन सी विधानसभा शालीमार बाग, और मुख्यमंत्री कौन है रेखा गुप्ता, ये भी पूछा था। तो उस समय चुनाव हुआ था इसलिए पूछा था। तो कांग्रेस की बात कर रहा 2024 याद रखें। जम्मू और कश्मीर विधानसभा चुनाव के परिणामों से सटीक जानकारी से रखता संबंध। ऑप्शन आप देख पा रहे होंगे, फर्स्ट और थर्ड मिल रहा है राइट, मतलब कांग्रेस और जेकेएनसी गठबंधन ने 48 सीटों के साथ बहुमत हासिल किया था और अपनी सरकार बनाई थी। नेक्स्ट, हाल ही में संपन्न हुए लोकसभा चुनाव की तुलना में उल्लेखनीय वृद्धि दर्शाते हुए 63.88% मतदान दर्ज किया गया था। मतलब पहले की तुलना में यहाँ पर जो मतदान है याद रखें वो बढ़ोतरी हुआ है, इसलिए ये अलग थोड़ा सा प्रश्न पूछा गया है। तो ऑप्शन अपना फर्स्ट कथन और थर्ड कथन दोनों राइट हैं, इसकी जानकारी ऑप्शन हमें थर्ड में दे रहा है, यही आपका आंसर आएगा। और इस टाइप का प्रश्न हमें हर शिफ्ट में मिल रहा है। अगला प्रश्न आपके समक्ष है, अंडमान द्वीप समूह में अपने घर को संदर्भित करने के लिए जारवा जनजाति किस नाम का उपयोग करती है। याद रखें, अगर आप पूछ ले भाई जारवा जनजाति कहाँ पाई जाती, तो भी आप बोल लेंगे अंडमान निकोबार द्वीप समूह। प्रश्न पूछता याद रखें, क्योंकि जो प्रमुख जनजातियां हैं विशेष रूप से अलग पहचान रखती हैं उनके बारे में पूछ ही लेता है। तो जारवा जनजाति कहाँ पाई जाती, अंडमान निकोबार द्वीप समूह में। वहीं पूछ रहा है अपने घरों को संदर्भित करने के लिए जारवा जनजाति किस नाम का प्रयोग करती है, या कह सकते हो घरों को किस रूप से जानते हैं वो। तो ऑप्शन आप देख पा रहे होंगे थर्ड, चड्ढास। क्या नाम देते हैं घरों को वो, चड्ढास, ठीक है। ये आपका वहाँ का लोकल नेम आप कह सकते हो चड्ढास, वहाँ के घरों कहा जाता। मार्च 2025 में नीति आयोग ने फ्यूचर फ्रंट क्वार्टरली फ्रंटियर टेक इनसाइट्स रिपोर्ट जारी की। इस रिपोर्ट का मुख्य फोकस क्या है या मुख्य बिंदु क्या है। याद रखें, चाहे वो कोई भी सूचकांक हो, इंटरनेशनल का, नेशनल का या राज्य स्तर का, वो भी प्रश्न पूछता है जो महत्वपूर्ण है। तो आप देख पा रहे हो नीति आयोग से संबंधित कोई भी सूचकांक हो, इंडेक्स हो, जरूर पूछता है, रिपोर्ट पूछता है। तो वही प्रश्न पूछ रहा है भाई हमें कि 2025 में नीति आयोग ने एक रिपोर्ट जारी किया जिसका नाम क्या है, फ्यूचर फ्रंट कार्टरली फ्रंटियर टेक इनसाइट। इसमें पूछ रहा है इसका मुख्य फोकस क्या है या किस पर विचार रखा गया। ऑप्शन आपका सेकंड राइट होगा, क्वांटम कंप्यूटिंग प्रौद्योगिकी में प्रगति और निवेश का मूल्यांकन करना। ये किया गया यहाँ पर, क्या, क्वांटम कंप्यूटिंग और प्रौद्योगिकी में प्रगति और निवेश का मूल्यांकन इसमें बताया गया है। और कौन जारी किया, नीति आयोग। प्रश्न पूछ सकता है कौन जारी किया, उस रिपोर्ट का नाम क्या है, उसका उद्देश्य क्या है, वही तो पूछ रहा पहले अभी। 2025 तक भारत में राष्ट्रीय राजमार्ग नेटवर्क का विकास करने के लिए लक्षित लंबाई कितनी, मतलब
2025 तक याद रखें। भारतीय केंद्रीय मंत्री सड़क कौन, केंद्रीय सड़क और राजमार्ग मंत्री कौन है? नितिन जयराम गडकरी, ठीक है। और अधिकांश सड़क बनाते चल रहे हैं। वहीं बोल रहा है 2025 तक नेशनल हाईवे का नेटवर्क विकास कितना लंबा लक्ष्य रखा गया? तो 2 लाख किलोमीटर, 2 लाख किलोमीटर लक्ष्य रखा गया है नेशनल हाईवे बनाने का। अगला प्रश्न, भारत का निम्नलिखित में से कौन सा बैंक वर्ष 2025 में अपनी 90वीं वर्षगांठ मनाएगा? भारतीय रिजर्व बैंक। और याद रखिएगा, रिजर्व बैंक से संबंधित प्रश्न आता रहेगा, आपको पढ़ना पड़ेगा। मैं आपको बता दूं, जितने अभी तक हमने 5 जून से एग्जाम स्टार्ट होगा, 24 जून तक चला था, और हमने आपको 5 जून का बताया, 6 जून का बताया, 7 और 8 पेपर नहीं था, याद रखें। तो अभी प्रश्न पत्र चल रहा है वो 9 जून का, मतलब 3 शिफ्ट। तो अभी तक हमने 6 शिफ्ट पढ़ा दिया। अगर आप 6 शिफ्टों को पढ़ लिए, समझ जाओ भाई, हर शिफ्ट में 40 प्रश्न आता, पूरे के पूरे प्रश्न सिस्टमेटिक बिल्कुल दिखाते चल रहे हैं। आप तर्क वितर्क कर पाओगे, आइडिया लगा पाओगे प्रश्न का लेवल क्या था, किस टॉपिक से किस प्रकार के प्रश्न आ रहे थे। मन से कभी भी नहीं पढ़ना भाई, प्रश्नों को देख कर पढ़ो। 2025 के अप टू डेट प्रश्न है, बाहर के नहीं, 18-19 के नहीं है, 2025 के अप टू डेट प्रश्न है। तो भारतीय रिजर्व बैंक मतलब होता है आरबीआई। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया अपनी 90वीं वर्षगांठ 2025 मनाया है, ये प्रश्न पूछा था। और याद रखेंगे, इसकी स्थापना पूछ लेता है 1 अप्रैल 1935 को पश्चिम बंगाल कोलकाता में हुआ था। याद रखें 1937 को इसको कहाँ ला लिया गया, फिर मुख्यालय महाराष्ट्र मुंबई में। याद रखना, प्रश्न पूछता है। और 1 जनवरी 1949 को इसका राष्ट्रीयकरण हो गया, मतलब राष्ट्र को समर्पित कर दिया गया, ये भी प्रश्न पूछता है। नेक्स्ट प्रश्न को बढ़े विद्यार्थियों। अगला प्रश्न आप देख पा रहे हो, साइंस का है। CO2 मतलब क्या होता है? कार्बन डाइऑक्साइड के 2 मोल में कितने अणु मौजूद होंगे? तो अपना ऑप्शन पहला राइट होगा 1.2044 इंटू 10⁻24। ये आपका क्या हो जाएगा? मोल, मतलब 2 मोल की बात कर रहा, समझे। CO2 है मतलब कार्बन डाइऑक्साइड, इसके 2 मोल में कितने अणु होंगे? ऑप्शन अपना फर्स्ट राइट होगा। तो साइंस का थोड़ा हटीला सा प्रश्न पूछा है, आप कह सकते हो। नेक्स्ट प्रश्न आप देख पा रहे स्क्रीन पर, लास्ट तक बने रहे, आप खुद भी समझ जाओगे प्रश्न का पैटर्न, किस सब्जेक्ट से कितने प्रश्न आते हैं। भारत में कौन सा भूभाग गैर जलोढ़ परिपथ के कारण नलकूप सिंचाई के लिए प्रयुक्त नहीं है? मतलब हमें इससे संबंधित प्रश्न पहले पूछ चुका है। मैं बता रहा हूँ ना, जो टॉपिक आ रहे हैं वही टॉपिक आ रहे हैं। तो हमें पिछले पूछ चुका है कि भारत में सबसे ज़्यादा सिंचाई किस क्षेत्र से होती है, या उपकरण क्षेत्र पूछेगा तो नलकूप आता है, कुआं आता है, भूमि जल, ये हम पहले बता चुके हैं। वहीं पर उसी से संबंधित प्रश्न पूछ रहा है, नलकूप सिंचाई के लिए उपयुक्त नहीं है, उस भूभाग का नाम बताओ। तो आएगा पठारी क्षेत्र। क्यों भाई? नलकूप मतलब होता है आपको बोर करवाना पड़ेगा, उसके बाद आप पानी निकालो, मतलब भूमिगत जल। और पठारी क्षेत्रों में भूमिगत जल कहाँ होगी, ये बताओ। अगर है भी तो बहुत गहराई पर रहेगा, और इसको निकालना कठिन बात है। तो पठारी क्षेत्रों में भूमि नलकूप सिंचाई के लिए उपयुक्त नहीं है ये क्षेत्र। नेक्स्ट, मानक CDROM ड्राइव में उपयोग किए जाने वाले लेजर की तरंगदैर्घ्य और प्रकाश क्या है? मतलब ये है कि हमें CD की बात कर रहा है, ठीक है। CD-ROM ड्राइव में उपयोग की जाने वाला जो लेजर होता है, उसका तरंगदैर्घ्य पूछ रहा कितना होता है, साथ में उसका प्रकार क्या है? तो ऑप्शन अपना थर्ड राइट होगा 780 नैनोमीटर, ठीक है। उसका तरंगदैर्घ्य क्या है? 780 नैनोमीटर। और इंफ्रारेड लेजर, वो प्रकार क्या, लेजर का प्रकार क्या है? इंफ्रारेड लेजर उसका प्रकार है। तो कंप्यूटर के आपको जो पहला प्रश्न पूछा, फिलहाल अभी आपको देखना 3 प्रश्न और मिले। अगला प्रश्न आप देख पा रहे होंगे, निम्नलिखित में से किस नृत्य शैली में स्वर संगीत का उपयोग नहीं किया जाता? स्वर शैली, ठीक है, स्वर संगीत का उपयोग नहीं किया जाता। तो आपका राइट आंसर होगा छऊ, ठीक है। छऊ पश्चिम बंगाल में, झारखंड में प्रसिद्ध है, बिहार में प्रसिद्ध, याद रखना। और पश्चिम बंगाल, झारखंड, बिहार में छऊ नृत्य किया जाता है। और वहीं पूछ रहा है, छऊ नृत्य शैली में स्वर संगीत का उपयोग नहीं किया जाता, मतलब स्वर मतलब होता है उच्चारण, स्वरों का उपयोग संगीत के रूप में नहीं किया जाता, वो छऊ नृत्य है। और रही बात, अगर वहीं पूछ ले आपको ओडिसी कहाँ का है, भाई ओडिशा का है। कथक कहाँ का है?
उत्तर प्रदेश, उत्तर भारत का। भरतनाट्यम कहाँ? तमिलनाडु का। हमारे भारत में वर्तमान में जो क्लासिकल डांस हैं, जिन्हें हम हिंदी में क्या बोलते हैं, शास्त्रीय नृत्य, इनकी संख्या 8 है। सबसे पुराना भरतनाट्यम माना जाता है और वर्तमान में क्या है, क्षत्रिया, जो असम में प्रसिद्ध है। ये भी प्रश्न पूछ लेता, याद रखें। वर्तमान में क्लासिकल डांसों की संख्या कितनी है? नंबर ऑफ क्लासिकल डांस 8। अगला प्रश्न, नए जोड़े गए क्षेत्रों में लोगों की नागरिकता का निर्णय कौन सा प्राधिकरण करता है? इसके पहले बता दूं आपको, नागरिकता से संबंधित प्रश्न हमें हर शिफ्ट में मिले ही जा रहा है, एक न एक दो छोड़कर। आप देखिए तो सही, अभी अपने पास समय बहुत कम है कह सकते हो। अगर आपको पता होनी चाहिए कि 7 अगस्त से एग्जाम स्टार्ट होगा, जो आपका चलेगा 8 जुलाई सितंबर तक। तो इस बीच में अगर आपका जुलाई में है, अगस्त में है, तो फिर दिक्कत की बात है। अगर आपका सितंबर में है तो बहुत अपने पास समय बचेगा। हम जीकेजीएस का एनालिसिस कवर कराएंगे, आप वहाँ से भी पढ़ सकते हो। और 100% आपको बता दूँ, जीकेजीएस का एनालिसिस बहुत सपोर्ट होता है। मैं आपको खुद बताऊँ कि हम आरआरबी एनटीपीसी सीबीटी 1 एग्जाम चल रहा था, तो इसके हमने जीकेजीएस कवर कराया था, एनालिसिस पेपर चलते चलते, तो उसका क्लास भी हमने पढ़ाया है। तो आप आरआरबी एनटीपीसी जीकेजीएस के एनालिसिस में जाके देख सकते हैं। तो आपको बता दें, बिल्कुल ऐसे ही प्रश्न आपको वहाँ पर मिलेंगे, समझे। शिफ्ट बाय डे देखोगे तो खुद मिल जाएगा। वहाँ हम शिफ्ट डाल के रखा, डे डाल के रखा, आप देखोगे तो खुद मिलेगा। जाके देखना विद्यार्थी, उसके बाद आप कहना कि हमारे पास पेपर चलते चलते हमने बिल्कुल 100% ऑथेंटिक जानकारी लेकर पढ़ाया था। बस आप लोग विचार अच्छे से कर लीजिएगा कि जानकारी सही है नहीं है, और पढ़ते रहें। और हम एग्ज़ाम चल देगा तो एनालिसिस जरूर कराएंगे, ध्यान रखें। नए जोड़े गए क्षेत्रों में लोगों की नागरिकता का निर्णय कौन करता, ये पूछ रहा, वो रहेगा केंद्र सरकार। तो यहाँ पर ऑप्शन के अनुसार केंद्र सरकार क्या होगा, नए जुड़े गए क्षेत्र, मतलब जो आप कुछ नए क्षेत्र बदलाव कर रहे हो, या आप कोई नए क्षेत्र अपने भारत में शामिल हो रहा है, तो उस क्षेत्र में लोगों की नागरिकता का निर्णय कौन करेगा? केंद्र सरकार करेगी, सेंट्रल गवर्नमेंट। नेक्स्ट, फाइलों को व्यवस्थित करते समय सम फोल्डर्स बनाने का क्या उद्देश्य है? अब देखो जी, कंप्यूटर का सेकेंड प्रश्न हुआ, फाइलों को आपको ठीक ठाक करना है, उस समय आपको सब फोल्डर्स, मतलब आप समझ रहे हो, उप फोल्डर बनाने का उद्देश्य क्या है? बेहतर प्रबंधन के लिए संबंधित फाइल को एक साथ समूहकृत करना, ठीक है। बेहतर प्रबंधन मतलब अच्छे से रख रखाव या जानकारी को सही तरीके से समझने के लिए, इकट्ठा करने के लिए, प्रबंधन करने के लिए संबंधित फाइलों को एक साथ समूहकृत करना चाहते हो तो आपको सब फोल्डर बनाना पड़ेगा। अगला प्रश्न, किस भारतीय संविधान संशोधन अधिनियम ने राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों में कोई संशोधन नहीं किया? तो कहने का मतलब ये है कि हमें बोल रहा है, भारतीय संविधान का कौन सा अधिनियम है संशोधन वाला जो राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों में कोई संशोधन नहीं किया? वो रहेगा 48। भारतीय संविधान का 48वां संविधान संशोधन अधिनियम ने राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों में कोई भी बदलाव नहीं किया था। अगला प्रश्न, लास्ट तक बने रहें, आपको 40 प्रश्न मिलेगा, पूरा शिफ्ट कवर होगा। शिफ्ट और डे बाई आप क्रॉस वेरीफाई भी कर सकते हैं। नवीनतम राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण, क्या? नवीनतम राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण 5 नंबर का है। 2019 से 21 के अनुसार भारत में कुल प्रजनन दर TFR कितनी थी? तो वह 2.0% दर कह सकते हो, ठीक है। प्रजनन दर मतलब होता है जन्म दर। जन्म दर कितना है भाई? राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण के अनुसार ये 0.2% प्रजनन दर है भारत का। अगला प्रश्न, नवंबर 2024 में आदिवासी नेता बिरसा मुंडा की जयंती को किस दिवस के रूप में मनाया गया? तो याद रखें 15 नवंबर को, क्या 15 नवंबर को बिरसा मुंडा जो आदिवासी नेता हैं, और याद रखें बहुत प्रसिद्ध व्यक्ति हैं जिन्हें हम भगवान भी कहते हैं। क्या कहते हैं? भगवान। आदिवासी समुदाय बिरसा मुंडा को भगवान के रूप में जानते हैं, मतलब उनके मसीहा हैं, उनके नेता हैं। तो नवंबर, हमने बोला 15 नवंबर को भारत सरकार द्वारा जनजाति गौरव दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो 15 नवंबर को भारत सरकार द्वारा निर्देश के अनुसार भारत के आदिवासी नेता बिरसा मुंडा, जिन्हें भगवान भी कहते हैं उनके समुदाय के लोग,
उनका जन्म दिवस को जनजाति गौरव दिवस के रूप में मनाया जाता है और सरकार खुद इसको मनवाती है, याद रखना। अगला प्रश्न आप देख पा रहे होंगे, 71वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 द्वारा 8वीं अनुसूची में कौन सी भाषाएं जोड़ी गई थी? तो आपको बता दें 71 भाई 71 1992 कोंकण मणिपुरी नेपाली, मतलब जिसे नमक शॉर्ट फॉर्म में कहते हैं, नेपाली मणिपुरी कोंकण, आपको पता होगा। तो आज रख 71वें संविधान संशोधन 1992 के तहत 3 भाषाएं जोड़ेगी, नमक और नेपाली, माँ मणिपुरी का कोंकण, इनका शॉर्ट होता है नमक, ठीक है, नेपाली मणिपुरी कोंकण। और जब प्रारंभ में 14 भाषाएं शामिल थी, वर्तमान में अब इनकी संख्या 22 हो चुकी है। तो बाकी आप लोग और भी पढ़ लीजिएगा, है कि नहीं। सिंधी जोड़ा गया है, फिर नमक जोड़ा गया, फिर BDMS आता है, बोडो डोंगरी संथाली, तो आप लोग पढ़ लीजिएगा, ठीक है। हम आपको सिर्फ यहाँ पर प्रश्नों को दिखा रहे हैं, समझा रहे हैं पैटर्न क्या है और क्या पूछने वाला है। अगर आप बेवकूफ़ हो गए तो नहीं समझ पाओगे, और समझदार बच्चे हो तो खुद समझ जाओगे पूछ क्या रहा है। चलिए नेक्स्ट पेज को बढ़ रहे हैं। वर्तमान में भाषाओं का उल्लेख 8वीं सूची में है, पहले 14 थे, अब इनकी संख्या बढ़कर 22 हो चुकी है। उनमें से वही पूछा था 71वें 1992 में नमक मतलब नेपाली मणिपुरी कोंकण 3 भाषाओं को जोड़ा गया था। अगला प्रश्न, अरुणाचल प्रदेश के पूर्व में कौन सा देश स्थित है? क्या बोल रहा है, अरुणाचल प्रदेश के पूर्व में। अब देखिए, अगर आपको मैप नहीं पता तो दिक्कत हो जाएगा। अरुणाचल प्रदेश के पूर्व में आपका देश पूछ रहा, वो आपका आएगा म्यांमार। तो इसका मतलब ये हुआ कि आपको निकटवर्ती देशों की जानकारी पढ़ना पड़ेगा कि कौन सा देश किस राज्य के निकट है या किस देश की सीमा से संबंधित है। तो अरुणाचल प्रदेश की बात कर रहा है, ठीक है, तो म्यांमार आपका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न, अपने एक प्रसिद्ध कार में याह्या बिन अहमद सरहिंदी ने दावा किया कि वे खालिस्तान के संस्थापक पैगंबर के वंशज हैं, मतलब सैयद वंश। जो आप एक प्रसिद्ध कार मतलब अनहा बिन अहमद सरहिंदी ने दावा किया कि सैयद राजवंश के संस्थापक पैगंबर के हम वंशज हैं, ठीक है, इन्होंने कहा। तो ऑप्शन अपना चौथा राइट होगा, सैयद राजवंश के संस्थापक कि हम पैगंबर कि हम क्या हैं वंशज, उनका दावा है। नेक्स्ट प्रश्न आप देख पा रहे होंगे, चुआर विद्रोह, अधिकांश संथाल विद्रोह, मुंडा विद्रोह, भील विद्रोह, पाइका विद्रोह, अभी चुआर विद्रोह। तो विद्रोह से संबंधित हमें प्रश्न जरूर पूछ रहा, याद रखें, तो एक न एक विद्रोह पूछेगा, संताओं क्रांति पूछेगा और पूछ चुका होगा। चुआर विद्रोह जो साधारण किसानों और वंशानुगत श्रमिकों की आर्थिक शिकायतों की परिणति के रूप में उभरा, निम्नलिखित में से किस वर्ष के दौरान अपने चरम पर पहुंच गया था? तो 1798 1799, इस समय यह विद्रोह चरम परिस्थिति में पहुंच गया था, मतलब खतरनाक विद्रोह हो गया था, लोगों में आक्रोश आ गया था, उस समय को पूछ रहा, आपका राइट आंसर होगा 1798 से 99 तक। कौन सा विद्रोह? चुआर विद्रोह। अगला प्रश्न, अंडमान और निकोबार प्रशासन के अनुसार अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में कुल कितने द्वीप उपद्वीप चट्टानी दृश्य हैं? 836। याद रखें, मैं जब जीकेजीएस का एनालिसिस कवर करा रहा था तब भी मैंने इसको पढ़ाया था, आप जाके विजिट कर सकते हैं। अभी एक प्रश्न और आया था आपको जावरा वाला, है कि नहीं? तो अभी हमें एक प्रश्न पूछा था कि अंडमान के जो द्वीप समूह में जो जावरा जनजाति रहती है वो घर को चट्टास कहती है, प्रश्न पूछा था कि नहीं? तो देखो, एक ही टॉपिक से एक ही विषय से आपको 2 प्रश्न मिल गया। अंडमान निकोबार का वो भी प्रश्न था, ये भी प्रश्न था। तो अंडमान निकोबार प्रशासन के अनुसार वहाँ पर कुल मिला के आप कह सकते हो छोटे बड़े द्वीप उपद्वीप चट्टान सब मिला के कुल मिला के 836 द्वीप यहाँ पर हैं और यहाँ लोग निवास करते हैं, सभी में नहीं करते हैं, कुछ में करते हैं। अगले प्रश्न आप देख पा रहे होंगे, 2025 की शुरुआत में ऑनको सर्सियासिस मतलब क्या होता है, रिवर ब्लाइंडनेस को समाप्त करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा देश विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO द्वारा मान्यता प्राप्त करने वाला अफ्रीका का प्रथम देश बना है? हाँ, इस प्रकार के फैक्टों को जरूर प्रश्न पूछता है। तो उस देश का नाम क्या है? नाइजीरिया। तो नाइजीरिया एक ऐसा देश है जो WHO द्वारा मान्यता प्राप्त करने वाला अफ्रीका का ऐसा देश बन गया है जो 2025 की शुरुआत में रिवर ब्लाइंडनेस को समाप्त करने में पहला स्थान है। अगला प्रश्न आप देख पा रहे होंगे,
करंट अफेयर का प्रश्न था ये भी। एक नया उत्परिवर्तन प्लाज्मोडियम फैल्सिपेरम को खंड जीवाणुओं, जिसे मीरोजाइट कहते हैं, में परिपक्वन के बिना अकृत से बाहर निकलने की सुविधा देता है। इसका तत्कालीन परिणाम क्या होगा? तो तत्कालीन परिणाम क्या होगा याद रखें, आरसीबी शविदार की अनुपस्थिति और नैदानिक लक्षणों में कमी। ठीक है, ये इसका क्या हो जाएगा परिणाम। आरसीबी शविदार की अनुपस्थिति हो जाएगी, मतलब आरसीबी और आपने देखा होगा लाल कणिकाएं, उनमें क्या हो जाएगी, कमी हो जाएगी, और नैदानिक लक्षणों में कमी हो जाएगी, तो आपको लक्षण भी नहीं दिखाई देगा। नेक्स्ट अगला प्रश्न आप देख पा रहे होंगे, गुप्त अभिलेखों में वर्णित त्रिभुक्ति वर्तमान खालिस्तान के अनुरूप है, मतलब कहाँ पर है, तो याद रखें बिहार में। भुक्ति हमें पहले प्रश्न पूछ चुका है, ठीक है, किसे कहते हैं। नेक्स्ट फिर हमें अग्रहार भी प्रश्न पूछा है गुप्त साम्राज्य से, और ये त्रिभुक्ति प्रश्न पूछ लिए। तो देखिएगा गुप्त काल से हमें 3 प्रश्न पूछ चुका फिलहाल अभी, मतलब हर चैप्टर में नहीं पूछा, लेकिन चैप्टरों को चेंज कर करके पूछा है। एक भुक्ति पूछा, भुक्ति मतलब क्या होता है, प्रांत, प्रश्न पूछा था। नेक्स्ट अग्रहार ब्राह्मणों को दान की गई भूमि, ये प्रश्न पूछा था। त्रिभुक्ति कहाँ पर है वर्तमान में, ये पूछ रहा है बिहार, ये आपका राइट आंसर होगा। तो आप देख लीजिएगा भाई खुद प्रश्नों को समझकर। अगला प्रश्न आप देख पा रहे होंगे, अधिकांश आधुनिक ऑपरेटिंग सिस्टम में अल्ट प्लस टैब का प्राथमिक कार्य क्या है, मतलब आपको शॉर्टकट की पूछ रहा है। आपको बता दें हम कंप्यूटर क्लास में लगा रहे हैं, वहाँ पर हमने पढ़ाया है अल्ट प्लस टैब, सब पढ़ाया, आप जाके देख सकते हो। कम से कम 5 से 6 क्लास लग चुकी है, और पर डे तो नहीं लग पा रहा है क्योंकि समस्या है समय का। हम भाई मैथ्स का वीडियो, रीजनिंग का वीडियो, जीके जीएस का, कंप्यूटर का, करंट अफेयर का, और ऑफलाइन क्लास अलग संचालित कर रहे हैं, तो समस्या हो रही समय का। फिर भी प्रयास कर रहे हैं आप बच्चों का कि हम सहयोग कर सकें। बाकी मैथ्स रीजनिंग जीके जीएस आपको पढ़ने मिलेगा, कि प्रयास कर रहे हैं, क्योंकि मेन आप यही हैं। और 30 नंबर मैथ्स का आएगा, 30 रीजनिंग का आएगा, CBT 1 की बात कर रहे हैं। ये आपको बहुत अच्छा पोर्शन होगा जो आपको बनने का चांस होगा। बाकी 40% जीके जीएस का आएगा, जो आपको हलवा नहीं गागर में सागर के बराबर हो जाएगा। कहते हैं ना, इतना अथाह सागर है जीके जीएस, खोज खोज के ढूंढना पड़ता है, पढ़ना पड़ता है। तुम कितना ही पढ़ लो फिर भी पूरे प्रश्न नहीं बना सकते, लेकिन मैथ्स रीडिंग ऐसी है जिसको आप बनाने का हर समय प्रयास कर सकते हो। 30 में 30 और 40 में 40, जितने भी प्रश्न आते हैं, तो 30 मैथ्स के 30 रीडिंग का आएगा, तो 60 नंबर में से आप लोग 50-55 नंबर भी पाते हो, या आप कह सकते हो 50 नंबर भी पाते हो 60 में से, तो बहुत बढ़िया है। बाकी जीके जीएस में पा लो कम से कम 70, या आप कह सकते हैं 60 से 70 के बीच में अगर आपके नंबर आ रहे हैं तो बढ़िया है। उसके बाद कम है तो सोच लो फिर CBT 1 आपका कोई काम कर नहीं रहा। अधिकांश कंप्यूटर ऑपरेटिंग सिस्टम में कह रहा है अल्ट प्लस टैब, अगर आप अल्ट प्लस टैब को एक साथ प्रेस करते हो तो क्या होता है, इसका शॉर्टकट की, इसका उपयोग कहाँ करते हैं, खुले हुए एप्लीकेशन के बीच स्विच करना। ठीक है, कोई एप्लीकेशन खुला हुआ है, उसको क्या करना, आप स्विच करना, तो खुले हुए एप्लीकेशन के बीच में स्विच करना, ये आपका राइट आंसर होगा। बिल्कुल मैंने पढ़ाया है, जाके देख लो कंप्यूटर क्लास में भाई। नेक्स्ट राज्य सहकारी समिति अधिनियम में परिवर्तन क्यों किया गया, मतलब राज्य सहकारी समितियों में परिवर्तन क्यों किया गया, ये पूछ रहा है। इसके पहले भी इस सहकारी संबंधित समितियों से प्रश्न पूछ चुका है। ऑप्शन थर्ड राइट होगा, कार्य पद्धति की खराब गुणवत्ता, मतलब जो अधिनियम था पहले उसमें बदलाव कर दिया गया, क्योंकि जो पहले का अधिनियम था उसमें जो कार्य पद्धति थी वो उसमें गुणवत्ता में बढ़िया नहीं था, ठीक ठाक काम करने की वहाँ पर नियम कानून नहीं था, तो उसमें बदलाव करके बेहतर करने के लिए ये किया गया है कि उसकी कार्य पद्धति में गुणवत्ता आ सके। ये था परिवर्तन, अधिनियम को परिवर्तन करने का कारण। अगला प्रश्न, माना जाता है कि अंग्रेजों के खिलाफ पहला सशस्त्र विद्रोह आदिवासी विद्रोह था जो खालिस्तान हुआ था 1784, मतलब अंग्रेजों के खिलाफ, समझे, अंग्रेजों के खिलाफ पहला सशस्त्र आदिवासी विद्रोह हुआ था। जो हुआ था उसको पूछ रहा है कब हुआ था, 1784, समझे। 1784 में सोच लीजिएगा, आदिवासियों ने इस भारत की आज़ादी के लिए अंग्रेजों से लोहा लिया है, लड़ा है, मरा है, और आज़ादी के लिए लड़ता रहेगा, अभी भी लड़ेगा। और कहते हैं आदिवासी मतलब कि तो आदिकाल से रहने वाले, मतलब जहाँ पर जो इंसान पहले से रह रहा है उन्हें आदिवासी कहा जाता है। अभी तो कुछ लोग विदेशी या अन्य देश से लोग आके बस रहे हैं, वो आदिवासी नहीं है। आदि मतलब होता है आदि, अनंत काल से बसकर निवास करने वाले को आदिवासी कहते हैं। उनके द्वारा 1784 में, समझे,
विद्रोह हुआ था, जो अंग्रेजों के खिलाफ पहला विद्रोह कहलाता है। और रही बात जो प्रश्न आप देख पा रहे होंगे, इस प्रश्न को आप देख कर कहते होंगे सर इसको क्यों नहीं बता रहे हो, मैं आपको बता दूं, ये हमारा मैथ्स का पोर्शन है, क्योंकि मैथ्स में पढ़ा रहे हैं। और रही बात मैथ्स की, बिल्कुल हम 10 अध्यायों का क्लास अभी फिलहाल चल रही, क्योंकि सभी अध्यायों को मिक्स नहीं कर पा रहे हैं, इसलिए क्योंकि सभी बच्चों को मिक्स प्रश्न दिमाग में नहीं जा रहा था। हम बिल्कुल 10 अध्यायों का पाठ चला रहे हैं, एक शिफ्ट उठा रहे हैं। अगर 10 अध्याय के प्रश्न आ रहे हैं तो पूरे 10 के 10 प्रश्न पढ़ा रहे हैं, ठीक है। तो संख्या पत्ती, एलसीएम, एचसीएफ, औसत, अनुपात, अनुपात, साझारी, मिश्रण, भिन्न, ए सरलीकरण, सांख्यिकी, इन अध्यायों के प्रश्न उठा रहे हैं। जो सांख्यिकी क्या है, मतलब माद, मादी का बहुलक, परिसर, ये सब आपके विचलन, ये आपके सांख्यिकी अध्याय के प्रश्न होते हैं। अगर आप पढ़ना चाहते हो तो हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में आप मैथमेटिक्स के क्लास को अटेंड कर लीजिएगा। बिल्कुल अध्याय बार आपको 10 अध्यायों का प्रश्न अभी कवर हो रहा है, फिर उठाएंगे बच्चे वाले अध्यायों को। इस प्रकार से हम इस महीने में पूरा करने का प्रयास करेंगे। चलिए अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा भारत सरकार की अवसंरचना पहलों के अंतर्गत योजनाबद्ध औद्योगिक गलियारा नहीं है। मतलब ऐसा गलियारा पूछ रहा है जो औद्योगिक नहीं है। मतलब निम्नलिखित में से कौन सा भारत सरकार की अवसंरचना पहलों के अंतर्गत योजनाबद्ध औद्योगिकृत गलियारा नहीं है। तो आप देख पाएंगे ऑप्शन आपका सेकंड राइट है, कोलकाता लखनऊ। बाकी सब क्या है, दिल्ली मुंबई औद्योगिक गलियारा है, विजाग चेन्नई ये भी है, चेन्नई बेंगलुरु औद्योगिक गलियारा है, लेकिन कोलकाता लखनऊ औद्योगिक गलियारा नहीं है। अगला प्रश्न आप देख पाएंगे, जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक 2025 में कौन सा देश समग्र रूप से सर्वोच्च स्थान पर है। मतलब जलवायु परिवर्तन में ये पूछ रहा है सबसे ऊपर कौन सा देश है। आपको बता दिया जाए, शीर्ष देशों में किसी को भी नहीं रखा गया है। 1 2 3 स्थान खाली रखा गया है, क्योंकि जो भी क्राइटेरिया है वो पूरा कोई फॉलो नहीं किया है। चौथे नंबर पे कौन आ रहा है, डेनमार्क, इसलिए यहाँ पर आंसर डेनमार्क आपका राइट होगा। और यहाँ पर याद रखें 63 देशों का सर्वेक्षण हुआ या प्रदर्शन सूचकांक रखा गया है, जिसमें से डेनमार्क चौथे नंबर पर है, लेकिन फर्स्ट सेकंड थर्ड किसी को नहीं दिया गया है, इसलिए वो आपका आ रहा है फर्स्ट में। समझे, 63 देशों को रखा गया। आपको बता दें हम जीकेजीएस के एनालिसिस क्लास में इसको अवश्य पढ़ाए थे, मुझे याद है मैंने पढ़ाया है। आपको मैं राय देता हूँ विद्यार्थियों, राय कि आप जीकेजीएस के एनालिसिस क्लास भी देख लीजिएगा, क्योंकि वहाँ पर हमने व्याख्या सहित पढ़ाया, समझे, वो भी पेपर चल रहे तब की बात कर रहे हैं। एशिया अगर पढ़ना चाहते तो आप हम पूछ सकते हो, कुछ पूछना हो तो भाई पढ़ लीजिएगा, क्योंकि वहाँ व्याख्या सहित मिलेगा। यहाँ सिर्फ आपको प्रश्न मिल रहे हैं, वो भी एमसीक्यू। एशिया और प्रशांत क्षेत्र में ग्रामीण विकास के लिए, ठीक है, ग्रामीण विकास मंत्रालय निम्न में से किस संगठन के साथ मिलकर कार्य करता है। तो हमें जो पूछ रहा है एशिया और जो आपका प्रशांत क्षेत्र है, इसमें आपको ग्रामीण विकास के लिए क्षेत्र में एशिया हो जाए, प्रशांत क्षेत्र हो, यहाँ पर कि ग्रामीण के विकास के लिए जो ग्रामीण विकास मंत्रालय भारत सरकार वो किसके साथ मिलकर काम कर रहा है, ये पूछ रहा है। ऑप्शन आपका थर्ड राइट होगा, क्या है, एशिया और प्रशांत के लिए एकीकृत ग्रामीण विकास केंद्र, ठीक है। तो एशिया और प्रशांत जो क्षेत्र है इसके एक विकास के लिए एक संगठन बनाया गया, जिसका नाम क्या है, एकीकृत ग्रामीण विकास केंद्र। उसका पूरा नाम क्या है, एशिया प्रशांत के लिए एकीकृत ग्रामीण विकास केंद्र नाम रखा गया है। और इसके साथ मिलकर भारत का ग्रामीण विकास मंत्रालय काम कर रहा है। अगला प्रश्न, 2025 के प्रदर्शन के दौरान 2025 के प्रदर्शन के दौरान डीआरडीओ के न्यू DEWMI डबल सेकेंड मतलब ए द्वारा किस प्रकार के ड्रोन को सफलतापूर्वक नष्ट किया गया है। मतलब प्रदर्शन किया जा रहा था किसके द्वारा, डीआरडीओ के, ठीक है। डीआरडीओ मतलब होता है भारतीय रक्षा अनुसंधान विकास और संगठन, जो भारत में रक्षा से संबंधित उपकरण निर्माण करता है। उसके द्वारा एक सफल परीक्षण किया गया ड्रोन को नष्ट करने का, ठीक है। किस प्रकार के ड्रोन, वो ड्रोन पूछ रहा है, आदर है वो आपका क्या है, फिक्स्ड विंग यूएवी और स्वार्म ड्रोन को नष्ट करके दिखाया था। तो सूचना प्रौद्योगिकी से संबंधित प्रश्न जरूर आएगा, याद रखें। भोलानाथ से निम्नलिखित में से किस विद्रोह या आंदोलन के लीडर थे। भोलानाथ याद रखें जो आपके तमार विद्रोह से संबंधित एक प्रमुख लीडर थे या आपके नेता थे। तो आप खुद देख पा रहे होंगे हमें कितने सारे प्रश्न पूछ चुका विद्रोह का। तो आप लोग जितने भी विद्रोह हैं भारत में महत्वपूर्ण है,
किसी भी राज्य का हो जो महत्वपूर्ण है देश आपके राजकीय स्तर परीक्षाओं के लिए, चाहे वो नेशनल लेवल की परीक्षाओं के लिए। तो आपको अधिकांश सेंट्रल गवर्नमेंट संबंधित वैकेंसी तैयारी कर रहे हैं तो आपको थोड़ा सा हट के पढ़ना पड़ता है। और तमार विद्रोह के नेतृत्व कौन कर रहे थे? भोलानाथ सिंह। अगला प्रश्न, मार्च 2025 में किस स्वास्थ्य उपलब्धि के स्मरण में राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस मनाया गया? तो याद रखें, पल्स पोलियो की पहली खुराक। समझे? मार्च 2025 में किस स्वास्थ्य उपलब्धि की बोल रहा है? स्मरण में, मतलब पल्स पोलियो की पहली खुराक के स्मरण में राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस मनाया गया। तो पहली आप कह सकते हो टीकाकरण किसके लिए बनाया गया था? पोलियो के लिए। इसलिए मार्च 2025 में पल्स पोलियो की पहली खुराक पिलाई गई थी। उसी दिन को राष्ट्रीय टीकाकरण के दिवस मनाया जाता है भारत में। अगला प्रश्न, जापान के ओसाका में एक्सपो 2025 की थीम क्या थी? तो ऑप्शन अपना डी राइट होगा, डिजाइनिंग फ्यूचर सोसाइटी फॉर आवर लाइव्स इसकी थीम थी। अगर आपको बैठक हो रहा है या आप कोई कार्यक्रम चल रही है या कोई दिवस मना रहे हैं तो थीम अवश्य पूछता याद रखें। तो जापान के ओसाका में एक्सपो 2025 की जो थीम क्या थी याद रखें, डिजाइनिंग फ्यूचर सोसाइटी फॉर आवर लाइव्स। ये आपका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न देख पा रहे होंगे आप लोग, MS वर्ड में कौन सा कमांड उपयोगकर्ताओं को टेक्स्ट के चयनित बॉक्स की कॉपी करने और कॉपी को उसी डॉक्यूमेंट या किसी अन्य डॉक्यूमेंट में एक अलग स्थान पर रखने की सुविधा देता है? तो आप कर रहे होगा कॉपी और पेस्ट। तो आप सोच लीजिएगा, जो चौथा मेरे ख्याल से चौथा या पांचवा प्रश्न है कंप्यूटर का। मैं बता चुका हूं आपको 4 से 5 प्रश्न कंप्यूटर के आएंगे। और हम शॉर्टकट की बात करें तो प्रश्न हम पढ़ा चुके हैं भाई। विंडोज शॉर्टकट की, MS ऑफिस शॉर्टकट की मैं पढ़ा चुका हूं। और भी हमने कंप्यूटर का परिचय क्लास लगाया है, MCQ के साथ ऑनलाइन फैक्ट है। और साथ में फिर हम कंप्यूटर के उद्भव विकास का क्लास लगाया है, वहाँ पर भी आपको वन लाइन फैक्ट मिलेगा और MCQ प्रश्न मिलेगा। तो वहाँ के प्रश्न अगर आप पढ़ लेते हो, इतना तो है कि आप बहुत कुछ कवर करने का प्रयास कर पाओगे। और हम सभी भर्ती परीक्षाओं को ध्यान में रखते, SSC, बैंक, रेलवे, सबको ध्यान में रख रहे हैं और पढ़ा रहे हैं। तो अपना राइट आंसर है कॉपी और पेस्ट। या तो आप कॉपी कर सकते हो या उसे आप पेस्ट करके कहीं और भी आप रख सकते हो उस टेक्स्ट को। अगला प्रश्न है, भारत में पंचायती राज व्यवस्था में ग्राम पंचायत की प्राथमिक भूमिका क्या है? मतलब हमें ग्राम पंचायत का कार्य पूछ रहा है। और ग्राम पंचायत से संबंधित प्रश्न हमें बहुत मिल चुका है। कम से कम मान लीजिएगा, अभी जो हमारा 7वां शिफ्ट चल रहा है तो कम से कम 5 से 6 प्रश्न मिल चुका है। कुछ तो 6 शिफ्ट हो चुके, पूरे 7वां चल रहा था, हम बता चुके ना, 5 से 6 प्रश्न आ चुका है इससे संबंधित। तो इसके प्राथमिक कार्य क्या होता है? ग्राम स्वशासन के कार्यकारी निकाय के रूप में कार्य करना। मतलब ग्राम पंचायत में, ग्रामों में क्या करना? स्वशासन करना। किसका? ग्राम पंचायत का प्रमुख कार्य होता है। अगला प्रश्न आप देख पा रहे हैं कंप्यूटर का। मैं बोला था ना, इसका मतलब ये हुआ कि जो आपका चौथा नहीं 5वां प्रश्न है कंप्यूटर का। MS वर्ड में MS वर्ड, MS एक्सेल, MS ऑफिस, आपका विंडोज, इन सबको पढ़ना पड़ेगा। MS वर्ड में कौन सा फीचर उपयोगकर्ताओं को डॉक्यूमेंट के मार्जिन को सेट करने की सुविधा देता है जो टेक्स्ट और पेज के किनारों के बीच की जगह को प्रभावित करता है? वो आपका आएगा मार्जिन। ठीक है, मार्जिन एक आपका क्या होता है जिसके माध्यम से आप क्या कर सकते हो, आप टेक्स्ट और पेजों के जो बीच में किनारे होते हैं उनकी जगह को प्रभावित करता है। वो कौन? आपका मार्जिन है। नेक्स्ट आप देख पा रहे होंगे, आपको 99 और 100 प्रश्न आपके समक्ष दिख रहे हैं। इन दोनों के प्रश्नों के साथ ये शिफ्ट कवर होने वाला है। कृत्रिम रूप से उत्पादित तत्वों के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? मतलब कृत्रिम रूप से, कृत्रिम मतलब क्या होता है? ऐसे चीजें जो आप नहीं, आपके द्वारा बनाया गया हो। प्राकृतिक नहीं, कृत्रिम मतलब होता है मनुष्य द्वारा निर्मित। तो कृत्रिम रूप से उत्पादित तत्वों के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? वे अल्पकालिक होते हैं। सही बात है। कहने का मतलब ये है कि अगर आप खुद निर्मित कर रहे हो तो कोई गारंटी नहीं है कि वो कब तक चलेगा। अल्पकालिक मतलब होता है कभी भी नष्ट हो सकता है, वो कहलाते हैं आपके अल्पकालिक। मतलब कौन सा कथन सही उसके संदर्भ में ये बोल रहा है। अगर आप कोई भी वस्तु निर्माण कर रहे हो, आप खुद सोच लीजिएगा, वो लंबे समय तक नहीं चल सकता, अल्पकाल रहेगा। वैसे कोई भी चीज़ हो अल्पकाल ही रहेगा भाई, है कि नहीं। और कृत्रिम है मतलब आपके द्वारा निर्मित, तो समय तो बहुत कम होगा कि उसका एक एक्सपायरी डेट होता है। जैसे आपने कोई चीज़ लिया है,
कपड़े हों, चाहे आपको कोई पुस्तक हो, चाहे आपको कोई खाद्य पदार्थ हो, एक एक उसकी क्या होती है समय सीमा, उसके बाद वो क्या हो जाता है, नष्ट हो जाता है। इसलिए बोल रहा है अल्पकालिक होते हैं कृत्रिम उत्पादित कोई भी पदार्थ। अगला प्रश्न आप देख पा रहे होंगे, लास्ट है आद्रा की शिफ्ट का और आपका जो किस चीज़ का है, ये आपका करंट अफेयर का। नवंबर 2024 में भारत और सिंगापुर ने अग्नि वॉरियर 2024 नामक एक संयुक्त सैन्य अभ्यास किया। यह अभ्यास कहाँ आयोजित किया गया था? तो आ रखें देवलाली महाराष्ट्र में। तो हमें सैन्य अभ्यास का प्रश्न भी पूछ रहा है, क्योंकि इसके पहले हमें साइक्लोन भी पूछ चुका है, याद रखें, जो भारत और मिस्र के बीच हुआ था। पूछा था कि नहीं, मैं पढ़ाया हूँ ना, तो आप लोग पढ़ लीजिएगा। तो जो अग्नि वॉरियर 2024 नामक एक सैन्य अभ्यास हुआ था, यह भारत और सिंगापुर के बीच हुआ था। प्रश्न पूछ सकता है, लेकिन पूछ रहा है कहाँ पर हुआ था। तो भाई 9 नवंबर 2024 में भारत और सिंगापुर की सेना के बीच एक सैन्य अभ्यास हुआ था, उसका नाम अग्नि वॉरियर 2024 रखा गया है और यह महाराष्ट्र के देवलाली में हुआ था। यहाँ पर एक प्रश्न नहीं, बहुत सारा प्रश्न छुपा है। तो यहाँ पर वीडियो समाप्त होता है। हमने 40 प्रश्नों को आपको थोड़ा थोड़ा व्याख्या करके बताया हल्का हल्का। और रही बात, अगर आप और अच्छे से पढ़ना चाहते हो तो आपकी जिम्मेदारी बनती है आप इन टॉपिकों को समझो तर्क वितर्क करके, किस अध्याय से, जैसे अभ्यास पूछ रहा है, वही करंट पर पूछ रहा है, कंप्यूटर पूछ रहा है, इन चीज़ों को उठा उठा के पढ़ो। वही खेल पूछ रहा है, वही पुस्तक पूछ रहा है, वही पुरस्कार पूछ रहा है, या भैया कि नदी पूछ रहा है, या पर्वत पहाड़ पूछ रहा है, कृषि पूछ रहा है, पढ़ लीजिएगा उठा उठा के आप लोग। नेक्स्ट पार्ट मिलेंगे। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कमेंट बॉक्स कमेंट करें। हम आपके साथ हैं और मेरा हमेशा सहयोग करते रहे विद्यार्थी, मैं आपका सहयोग करता रहूँगा। और मुझसे हर दिन विद्यार्थी 5 से 10 लोग जुड़ रहे हैं, कि मेरे लिए बहुत खुशखबरी की बात है। मैं हमेशा ऐसे ही मेरे बच्चों के लिए मेहनत करता रहूँगा, बस मुझे आप सपोर्ट करते रहो। और मैं जो जानकारी दे रहा हूँ याद रखें, 100% सही सटीक होगी। आपकी भर्ती परीक्षा के लिए जानकारी सही सटीक है, चिंता ना करें, आप लोग पढ़ते रहें, मैं आपके साथ हूँ। और आर्थिक रूप से कमजोर विद्यार्थी का आप लोग सहयोग करें, हम आपका कर रहे हैं, उनका आप करें, मतलब उनके पास शेयर करें, जिससे वो भी पढ़ सके। और मैथ्स की बात करें, मैथ्स की भी देखो, रीजनिंग देखो, बिल्कुल ध्यान रखना यार। तो जो मैथ्स और रीजनिंग पढ़ा रहा हूँ, इसी प्रकार के प्रश्न छपने वाले, चिंता ना करो आप लोग। बिल्कुल शानदार कॉन्सेप्ट और ट्रिक के साथ आप कवर कर रहे हैं। नहीं यकीन होता तो आप एक बार विजिट कर लो, एक बार समझ लो, देख लो रीजनिंग का, मैथ्स का, और उसके बाद यकीन करना, उसके बाद आगे पढ़ना, कोई बात नहीं है। अच्छा लगे तो पढ़ना, ना लगे तो मत पढ़ना, क्योंकि आपका भविष्य है। आपको जहाँ अच्छा लगे वहाँ पढ़िएगा। लेकिन हम प्रयास कर रहे हैं कि फ्री ऑफ कॉस्ट हमारे बच्चे जो आर्थिक कमजोर हैं, जो पैसा नहीं उनके पास, पढ़ नहीं पा रहे हैं, उनका सहयोग हो सके और पढ़ सके। चलिए विद्यार्थी, मिलेंगे नेक्स्ट पार्ट में। पढ़ते रहो, मैं आपके साथ।